Hello friends, I welcome you all in this second and important lecture on इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या नाम है चैप्टर का? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। अब सेकंड लेक्चर शुरू करने से पहले या फिर इसमें थोड़ा सा डीप में जाने से पहले हम देख लेते हैं कि पहले लेक्चर में हमारी बात कहाँ तक हुई थी। पहले लेक्चर में हमने सबसे पहले तो बेसिक्स देख लिया था, ठीक है, जिसमें चार्ज क्या होती है, चार्जिंग मेथड्स क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है चार्ज की, उन्हें समझा था। और जो सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है उसमें वो है कूलम्स फोर्सेस का। क्या था? कूलम्स फोर्स। अब देखिए कूलम्स फोर्स क्या होता है। जिस तरीके से हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा है कि भैया दो अगर मेरे पास बॉडीज़ है जिनका कुछ मास होगा, मान लीजिए मास है m1 और m2, तो इनके बीच में अगर कोई फाइनाइट डिस्टेंस है r, तो हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स होता है g इंटू एम वन इंटू एम टू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। इसी तरीके से अगर नेचर में कोई दो चार्जेस है जो रेस्ट में है, ठीक है, मान लीजिए पहला चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, और ये दोनों के बीच में कुछ फाइनाइट डिस्टेंस है r, तो कूलम कहता है कि ऐसे दो चार्जेस जो रेस्ट में है उनके बीच में भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। जो फोर्स हम बताते हैं फोर्स F इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। अब व्हाट इज Q1? Q1 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज, Q2 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड चार्ज, R इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। वेयर एज दिस K वॉज नोन एज कूलम्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू भी निकल कर आई थी 9 इंटू 10⁻⁹। याद है आपको? अगर दो चार्जेस कहाँ पे रखे हो, फ्री स्पेस में रखे हो तब। अदरवाइज आप K को सिंपली क्या लिखते हो? 1/4πε नॉट, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और बाकी का फॉर्मूला जैसे के वैसे हम लिखेंगे Q1 इंटू Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये था हमारा कूलम्स फोर्स। अब आगे हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं कि कूलम्स फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ ही सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस अगर हो तो उस केस में कूलम्स फोर्स को कैसे निकाला जाता है या डिराइव किया जाता है। ठीक है, ये अगर दोनों कॉन्सेप्ट हमारे हो गए, वेक्टर फॉर्म और सुपरपोजिशन, तो उसके बाद ना हम कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखेंगे, जिसके बाद आपको कुछ सीईटी के क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कूलम्स फोर्स। कूलम्स फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। देखिए, हम जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज है, दिस इज चार्ज Q1 एंड लेट्स से अनदर चार्ज इज Q2। लेट्स से डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्मॉल r। ठीक है, अब देखिए मैं आपसे कहूँ कि दोनों ही चार्जेस अगर पॉजिटिव चार्जेस है या दोनों ही चार्जेस निगेटिव चार्जेस है, तो हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होता है? रिपल्सिव फोर्स होता है। अब जो रिपल्सिव फोर्स होगा उसको हम वेक्टर के फॉर्म में तो बता ही सकते हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे बताएंगे। अब मान के चलिए ये जो मेरा पहला वाला चार्ज है, उस चार्ज पर सेकंड चार्ज एक फोर्स एक्सर्ट करेगा रिपल्सिव नेचर का, तो उसका जो डायरेक्शन होगा फोर्स का वो लेफ्ट हैंड की तरफ होगा। वैसे ही फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करेगा और वो राइट डायरेक्शन में होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक सिंबॉलिकली मैं फोर्स को ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ये मान लीजिए मेरा फोर्स है F1, मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन वन बिकॉज ऑफ चार्ज 2 एंड इट इज गोइंग इन लेफ्ट डायरेक्शन। देन देयर वुड बी द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस चार्ज 1। ये चार्ज 1 चार्ज 2 पर जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो ये फोर्स है, तो उसको मैं लिख रहा हूँ F21, दैट इज फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज 2 बिकॉज ऑफ चार्ज 1। ठीक है, नाउ और एक चीज हम यहाँ पर कर लेंगे, हम क्या कर लेंगे, ये जो Q1 और Q2 है यहाँ पर मेरे पास, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उन्हें एक पोजीशन वेक्टर से दिखा देते हैं। तो मान लीजिए Q1 और Q2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैं एक पोजीशन वेक्टर के जरिए बता रहा हूँ, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या होगा? R12। अब R12 क्या होगा? दिस पोजीशन वेक्टर शोज पोजीशन ऑफ चार्ज 1 विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज 2। एंड सिमिलरली मैं और एक अगर पोजीशन वेक्टर बना लूँ जो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, चार्ज 1 से लेकर तो चार्ज 2 तक, और उसे मैं लिख रहा हूँ R21। अब ये क्या बता रहा है? R21 बता रहा है पोजीशन ऑफ चार्ज 2 विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज 1, दोनों वेक्टर है। चलो अब क्या कर लेंगे, मान के चलते हैं कि ये दो पर्टिकुलर चार्जेस है वो स्पेस में कहीं तो है, और ये है मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम O। यहाँ से जो पर्टिकुलर चार्ज 1 है वो जिस डिस्टेंस पर है, मान लीजिए ये डिस्टेंस है उसका, तो इसको मैं लिख रहा हूँ R1
ओ, R1O क्या है, पोजीशन वेक्टर है विच इज शोइंग पोजीशन ऑफ चार्ज 1, ये जो चार्ज है ना 1, पोजीशन ऑफ चार्ज 1 विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। वैसे ही मैं और एक क्या निकाल लेता हूँ, पोजीशन वेक्टर निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये है R2O, R2O क्या है, पोजीशन ऑफ सेकंड चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। अब हमें ना इनका कोई ज़्यादा काम नहीं है वेक्टर के फॉर्म में, तो हम इसे थोड़ा लाइटली लेंगे। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फोर्स F12 और F21 को कैसे रिलेट करके बताया जा सकता है। अब सबसे पहले आते हैं हमारे फर्स्ट केस में, जहाँ पर मैं आपको क्या लिख कर दे रहा हूँ। मान लीजिए मुझे निकालना है फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 1 बिकॉज ऑफ 2, तो ये हो गया एक वेक्टर। अब वेक्टर हम जानते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, तो इस पर्टिकुलर फोर्स F12 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट वुड बी K इंटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। अब R क्या है, R इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज 1 एंड चार्ज 2, ठीक है। अब चाहूँ तो मैं इसे पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में भी बता सकता हूँ। कैसे बता सकता हूँ, देखिए डायरेक्शन के लिए मैं इसको लिख रहा हूँ R1 2 और उसका डायरेक्शन वेक्टर या फिर कह लीजिए यूनिट वेक्टर। अब इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि फोर्स F12 दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 1 बिकॉज ऑफ 2 हैज मैग्नीट्यूड K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर एंड हैज गॉट डायरेक्शन इक्विवेलेंट टू द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर R12। देखिए ऐसा ही है क्या, R12 भी लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, फोर्स 12 भी लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए पोजीशन वेक्टर R12 का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन वेक्टर या यूनिट वेक्टर के फॉर्म में मैंने क्या कर लिया है, फोर्स F12 को रिप्रेजेंट किया है। चलिए अब सेकंड फोर्स देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास फोर्स निकालना है मुझे F21। अब F21 भी एक वेक्टर है, तो मैं इसे लिखूंगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन अगेन R का स्क्वेयर। और यहाँ पर जो डायरेक्शन है किसकी, ये जो मेरा फोर्स सेकंड वाला फोर्स है इसकी डायरेक्शन इन लाइन है विद द डायरेक्शन वेक्टर और फिर पोजीशन वेक्टर R21 से, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा R21 क्या, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है फोर्स F12 जो है डायरेक्शन वाइज इट इज अपोजिट टू फोर्स F21, हाँ या ना, बिल्कुल सही है। देखो यहीं पे दिख रहा है फोर्स F12 लेफ्ट में जा रहा है, फोर्स F21 राइट में जा रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन अलग है और उनका जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों ही केस में क्या है, सेम है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए कैसे लिख सकता हूँ, F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ K Q1 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वेयर और यहाँ पर पोजीशन वेक्टर लिखूंगा R21 क्या, ठीक है। उसी तरीके से F21 को क्या लिखा जा सकता है, दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वेयर पोजीशन वेक्टर ऑफ R12 क्या। समझ में आ रही है क्या बात, ये इस तरीके से दो वेक्टर को लिखा है। फिर से एक बार देख लेते हैं। इस पर्टिकुलर केस में जहाँ पे F12 है विच इज फोर्स एक्टिंग ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 गोइंग इन लेफ्ट, it shows that it has got magnitude equal to the magnitude of force 21 and its direction is minus times of direction of position vector R21 because R21 जो है वो राइट की तरफ जा रहा है और इसका माइनस डायरेक्शन मतलब R12 का डायरेक्शन बराबर है। तो इस तरीके से फोर्स कूलम्स फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या होता अगर दोनों के दोनों चार्जेस मान लीजिए लाइक चार्जेस ना होते, एक पॉजिटिव होता एक निगेटिव होता, तो चलो वो भी करके देख लेते हैं। मान लो मेरे पास ये Q1 चार्ज है जो पॉजिटिव है और ये Q2 चार्ज है वो निगेटिव है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैं लिख रहा हूँ R के फॉर्म में, ठीक है। अब चलो देखो इसमें क्या होगा, जो फोर्स Q2 लगाएगा Q1 पर, अगर Q2 को मैं यहाँ पर ना माइनस ले रहा हूँ, ठीक है। अब Q2 क्या करेगा, Q1 पर जो फोर्स लगाएगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। तो यहाँ पर देखिए फोर्स एक्टिंग ऑन 1, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 विल बी डायरेक्टिंग टूवर्ड्स राइट साइड, है कि नहीं, अपनी तरफ खींच रहा है वो, अपनी तरफ खींच रहा है मतलब राइट डायरेक्शन में जा रहा है वो। और देखिए फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज Q1, ये जो मेरा चार्ज है Q1 चार्ज, वो Q2 पर कैसे फोर्स लगाएगा, वो भी अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। तो Q2 पर लगने वाला जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा। सो फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 बिकॉज ऑफ चार्ज Q1
is again opposite to that of force acting on charge 1 because of charge 2। तो यहाँ पे दोनों ही केस में क्या हो गया, फोर्सेस का डायरेक्शन फिर से अलग अलग है, मतलब अपोजिट है। तो फिर से मैं लिख सकता हूँ फोर्स F12 is exactly equal to force F21 in terms of magnitude, but when it comes to the direction, both the forces have opposite डायरेक्शन। ठीक है, सो ये था कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब थोड़ा सा हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को समझ लेते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अब क्या है ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? मान के चलिए मेरे पास ना स्पेस में एक चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है क्यू नॉट और वो एक पॉजिटिव चार्ज है। जस्ट इमेजिन कर रहे हैं यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज है Q1 और Q1 और Q नॉट के बीच में डिस्टेंस है R1। Q1 भी एक पॉजिटिव चार्ज है। उसी तरीके से और एक दूसरा चार्ज है Q2। Q2 और Q नॉट के बीच का डिस्टेंस है, मान के चलते हैं R2। ओके, और ये जो Q2 चार्ज है वो भी पॉजिटिव है। हम जानते हैं कि दो अगर चार्ज पॉजिटिव या दोनों चार्जेस निगेटिव हो तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि इन बिटवीन दिस चार्ज Q नॉट एंड Q1 देयर विल बी अ रिपल्सिव फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स because of charge 1 on charge q naught would be F acting on charge q naught because of charge q1, it will be in the leftward direction। Similarly ये जो Q2 चार्ज है वो भी Q नॉट पर एक फोर्स लगाएगा और क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है तो उनके बीच में भी रिपल्सिव फोर्स होगा और इस रिपल्सिव फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो हम कहेंगे दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q नॉट बिकॉज ऑफ चार्ज 2 एंड इट इज गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में इसको देखें तो यहाँ पर क्या हो गया, FO1 लेफ्ट में जा रहा है, FO2 डाउनवर्ड जा रहा है, तो इन दोनों के कारण एक रिजल्टेंट फोर्स इस Q नॉट पर एक्ट होगा जिसकी डायरेक्शन इन बिटवीन FO1 और F2 के बीच होनी चाहिए। सो FO1 और O2 के बीच के डायरेक्शन वाले फोर्स को मैं FR लिख रहा हूँ विच इज माई रिजल्टेंट फोर्स। अब ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है, अगर हम देखें तो ये भी एक वेक्टर होता है और रिजल्टेंट फोर्स जो बना है दो सिमिलर टाइप ऑफ वेक्टर के कारण, तो इसे हम लिख सकते हैं एफ ऑफ आर इज इक्वल टू एफ ऑफ ओ वन इज फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्यू नॉट बिकॉज ऑफ 1 प्लस वेक्टर ऑफ FO2 दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज बिकॉज ऑफ 2। तो ये हमारा जनरल वेक्टर का एक्सप्रेशन होता है जिसमें दो वेक्टर का एक रिजल्टेंट जब निकल कर आता है तो हम इस तरीके से उसे लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप अगर अच्छे से देखोगे तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है इट इज़ द वेक्टर सम ऑफ दिस टू फोर्सेस। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई तीसरा चार्ज हो जाता, कोई एक और चौथा चार्ज हो जाता, एक कोई पांचवा चार्ज हो जाता, तो ये सब चार्जेस क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर क्यू नॉट पर अपने अपने फोर्स एग्जर्ट करते और क्यूमुलेटिवली एक रिजल्टेंट निकल कर आता जो उस पर्टिकुलर चार्ज को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिपेल कर सकता था या अट्रैक्ट कर सकता था, चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा वो। ठीक है, तो यही प्रिंसिपल ना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है चार्जेस का, जिसमें हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास बहुत सारे चार्ज इंटरैक्ट कर रहे हैं गिवन स्पेस में तो किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर कितना फोर्स आएगा एज अ रिजल्टेंट वो पता करने के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज होता है। चलिए मैं इसको लिख देता हूं आपके लिए। सो व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? व्हेन नंबर ऑफ चार्जेस, व्हेन नंबर ऑफ चार्जेस interacting in a space then the net force, या आप कह सकते हो रिजल्टेंट फोर्स, then the net force acting on a particular charge is the vector sum of, is the vector sum of forces exerted by individual charges
ऑन अ गिवन पर्टिकुलर चार्ज, ऑन अ गिवन पर्टिकुलर चार्ज। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था, ये क्यू नॉट हमारा गिवन पर्टिकुलर चार्ज है जिस पर हमने Q1 और Q2 के कारण जो फोर्स आया है उसे रिप्रेजेंट किया था। अब थोड़ी देर के लिए और हम इसमें एक एडिशन कर लेते हैं। मान के चलिए Q0 के पास और एक तीसरा चार्ज है, दिस इज Q3 चार्ज, और एक चौथा चार्ज है Q4 चार्ज, और इसी तरीके से ऐसे n नंबर ऑफ चार्जेस हो सकते हैं। तो लेट से दिस इज Qn चार्ज। उनके बीच के डिस्टेंस को भी मैं मार्क कर रहा हूँ। ये जो डिस्टेंस है बिटवीन Q3 एंड Q0, लेट से इट इज R3। Q4 एंड Q0 के बीच के डिस्टेंस को हम R4 मार्क कर लेंगे, और Qn और Q0 के बीच के डिस्टेंस को Rn मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसको वेक्टर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले मैं अगर आपसे पूछूं कि फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0 because of charge 1 can be given as K Q0 into Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर, और कुछ डायरेक्शन रहेगी पोजीशन वेक्टर R1 की, सो R1 वेक्टर। ठीक है, ये डायरेक्शन वेक्टर या यूनिट वेक्टर के फॉर्म में मैंने लिख लिया है। उसी तरीके से अगर हम कहें कि फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 2, sorry, force acting on charge q naught because of charge 2, this can be given as k q naught into q2 अपॉन R2 का स्क्वायर, और हम R2 वेक्टर के डायरेक्शन के R2 वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है उसके डायरेक्शन से FO2 की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर्टिकुलर Q0 चार्ज पर Q3 के कारण कौन सा फोर्स आएगा, अगर ये सभी फोर्सेस मैंने पॉजिटिव लिए हैं ऐसे मैं इमेजिन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी एक रिपल्सिव फोर्स आएगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं FO3, दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0 बिकॉज ऑफ 3 वुड बी इक्वल टू K Q0 इंटू Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर, और R3 का ही जो पोजिशन वेक्टर है उसके डायरेक्शन में मैं यहाँ पर फोर्स O3 को मार्क कर रहा हूँ। एंड सिमिलरली ऐसे ही अगर हम करते जाए तो हमारे पास FON भी हमें मिलेगा। ठीक है, 4 को मैं यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्टली nth नंबर के चार्ज के कारण आने वाले फोर्स को ले रहा हूँ। सो फोर्स FON वुड बी इक्वल टू K इंटू Q0 इंटू Qn, nth नंबर का चार्ज डिवाइडेड बाय Rn का स्क्वायर, और ये जो nth नंबर के चार्ज का जो भी डिस्टेंस होगा Q0 से उसके रिगार्डिंग जो भी उसका यूनिट वेक्टर है उसके फॉर्म में मैंने यहाँ पर FON की डायरेक्शन को मार्क कर लिया है। अब एज पर द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होगा, एज पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन देख लेते हैं। सो एज पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो नेट फोर्स होता है किसी भी पर्टिकुलर चार्ज पर, ये होता है वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। सो F1 प्लस F2 प्लस F3 ऐसे ही आप करते जाओगे कहाँ तक बेटा, अप टू nth नंबर के चार्ज द्वारा आने वाले फोर्स तक। तो यहाँ पर मैंने F1 F2 F3 Fn लिखा है। आप चाहो तो हमने जैसा पहले रिप्रेजेंट किया था FON FO2, इस FO1 O2 इस तरीके से भी लिख सकते हो आप। सो FO1 FO2 FO3 and similarly of FON, which actually says force acting on charge Q0 because of charges 1 2 3 and 4 respectively। ठीक है, तो ये जो नेट फोर्स है F नेट, इसको मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, F नेट इज इक्वल टू FON मुझे पता है K इंटू Q0 इंटू Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर, और R1 का जो पोजीशन होगा, जो पोजीशन वेक्टर है उसके डायरेक्शन में ही मैंने FO1 को कंसिडर किया है, प्लस अब FO2 क्या है देखिए, यहाँ पर हमने निकाला ना FO2। अब FO2 क्या है, K Q0 Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर इंटू वेक्टर R2 जो एक यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ K Q0 Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर और R2 का पोजीशन वेक्टर, या फिर उसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन वेक्टर, प्लस इस तरीके से ये चलता रहेगा एंड दिस विल कंटिन्यूज अप टू K Q0
क्यू एन अपॉन आर एन का स्क्वायर और आर एन का जो यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो इक्वेशन लिखा है मैंने वहाँ से के जो हर एक इक्वेशन में उसे कॉमन ले लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, एफ नेट दैट इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्यू नॉट वुड बी इक्वल टू के इंटू, ठीक है, क्या बचता है मेरे पास, क्यू नॉट इंटू क्यू वन अपॉन आर वन स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय पोजिशन वेक्टर आर वन का यूनिट वेक्टर दैट इज आर वन कैप प्लस क्यू नॉट इंटू क्यू टू अपॉन आर टू का स्क्वेयर और आर टू का पोजिशन वेक्टर प्लस, ये इस तरीके से चलता रहेगा एंड देन आई विल गेट क्यू नॉट इंटू क्यू एन अपॉन आर एन का स्क्वेयर और आर एन का यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम एक रिलेशन बना सकते हैं दैट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द गिवन चार्ज इज इक्वल टू के इंटू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू एन क्यू नॉट इंटू क्यू आई अपॉन आर आई का स्क्वेयर एंड आर आई का यूनिट वेक्टर। ठीक है, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि नेट फोर्स जो है वो समेशन है Q1 इंटू गिवन चार्ज मल्टीप्लाई बाय उन डिवाइडेड बाय उन चार्ज के डिस्टेंस का स्क्वायर, और अगर उसके आपको डायरेक्शन निकालनी है तो उसके डायरेक्शन वेक्टर या फिर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में आप इस पूरे के पूरे फोर्सेस को लेकर के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, कुछ एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं ताकि ये अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमारी एकदम से क्लियर हो जाए। चलो देख लेते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, 2 पॉइंट चार्जेस +2 माइक्रोकुलम एंड +6 माइक्रोकुलम रिपेल ईच अदर with a force of 12 Newton. If each of the charge is given an additional charge of -4 microcoulomb, what will be the new force? देखिए इसको सॉल्व करते हैं। मान के चलिए मेरे पास ये एक चार्ज है विच इज़ +2 माइक्रोकुलम एंड यहाँ से कुछ सर्टन डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज है विच इज़ +6 माइक्रोकुलम। अब ये दोनों प्लस चार्ज है तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है, और इस रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू दी है विच इज 12 न्यूटन। ओके, फिर हमें क्या कहा गया है, हमें बोला है कि इफ अगर जो मेरा पहला चार्ज है, यहाँ पर पहले चार्ज को मैं Q1 लिख रहा हूँ, सो दिस फर्स्ट चार्ज इज Q1 एंड सेकंड चार्ज इज Q2। अगर बोला जाए कि Q1 इस चार्ज में मैं कितना चार्ज ऐड करूँ, -4 माइक्रोकुलम ऐड करूँ और Q2 चार्ज में भी -4 माइक्रोकुलम ऐड करूँ, तो ये जो फोर्स होगा ये कितना आएगा। तो चलो करके देखते हैं। सो अगर मैं Q1 चार्ज में, यहाँ पर Q1 डैश लिख रहा हूँ, तो Q1 चार्ज में कितना ऐड करना है मेरे को, -4, सो इट इज़ ऑलरेडी +2 माइक्रोकुलम, -4 अगर उसमें ऐड कर दूँ तो ये हो जाएगा -2 माइक्रोकुलम। ठीक है, सो दिस इज न्यू चार्ज। और अगर वैसे ही Q2 चार्ज में भी ऐड करें तो क्या हो जाएगा, +6 माइक्रोकुलम -4 माइक्रोकुलम, सो दिस वुड बी +2 माइक्रोकुलम। ठीक है, और ये जब दो चार्जेस हो जाएंगे Q1 डैश और Q2 डैश, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस सेम ही रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर डिस्टेंस है R, तो R दोनों भी केस में सेम रहेगा। तो मेरा नया फोर्स मान लीजिए F डैश, ये कितना होगा। ठीक है, ऐसे पूछा है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि मेरे पहले केस में, केस 1, जहाँ पे Q1 कितना है, +2 माइक्रोकुलम, और Q2 कितना है, Q2 इज +6 माइक्रोकुलम, उस केस में F इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वायर। अब हम केस 2 ले लेते हैं इन सेकंड केस। ठीक है, पहले मैं केस 1 लिखता हूँ यहाँ पर, केस 1। अब यहाँ पे सेकंड केस में क्या है, Q1 डैश इज हाउ मच, इट इज -2 माइक्रोकुलम एंड Q2 डैश इज +2 माइक्रोकुलम। यहाँ से भी हम पता कर सकते हैं एक चीज़, क्या, पहला चार्ज माइनस है, दूसरा चार्ज प्लस है, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो चलिए हम अपने मेन क्वेश्चन पर फिर से एक बार आते हैं। तो अब यहाँ पर F डैश जो है वो कितना आएगा देखते हैं, इट वुड बी के Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें किसे पता करना है, हमें ना ये F डैश को पता करना है। तो हम क्या करेंगे, इस F डैश वाले इक्वेशन को इस पहले इक्वेशन से क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ, मान लीजिए डिवाइड
इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा एफ डैश अपॉन एफ, एफ डैश अपॉन एफ। सो दिस वुड बी इक्वल टू के क्यू वन डैश क्यू टू डैश अपॉन आर स्क्वेयर इंटू इनवर्स क्या आ जाएगा एफ का, आर स्क्वेयर अपॉन के क्यू वन इंटू क्यू टू। अब देखिए क्या क्या कैंसिल होता है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है के कैंसिल हो गया, आर स्क्वेयर भी कैंसिल हो गया। तो बचता क्या है, हमारे पास बचता है एफ डैश इज इक्वल टू एफ इंटू क्यू वन डैश क्यू टू डैश अपॉन क्यू वन इंटू क्यू टू। ठीक है, तो चलो रखो वैल्यू, एफ की वैल्यू कितनी है 12 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय क्यू वन डैश कितना आया था, यहाँ पर देखिए क्यू वन डैश आया था -2 कूलम और क्यू टू डैश है +2 कूलम। तो लिख लेते हैं -2 माइक्रो कूलम मल्टीप्लाइड बाय +2 माइक्रो कूलम। पूरा का पूरा चार्ज माइक्रो कूलम में ही है। नीचे Q1 कितना दिया था हमें, वो दिया था +2 मल्टीप्लाइड बाय +6 माइक्रो कूलम। ठीक है, जो चीज़ें कैंसिल होती है कैंसिल करेंगे और बाकी रही हुई चीज़ें सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 वैसे ही कैंसिल हो गया, तो बचता है माइनस टाइम्स ऑफ 12 इंटू 2/6। अब हम जानते हैं 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, सो दिस वुड बी -4 न्यूटन। तो एफ डैश जो न्यू फोर्स है वो कितना आया है -4 न्यूटन। और यहीं से एक चीज़ और बता सकते हैं, माइनस क्या दिखाता है, हमेशा माइनस बताता है कि वो जो कोई फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा। सो न्यू फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस कैपिटल Q, show that system of three charges will be in equilibrium if the charge placed is Q is equal to माइनस कैपिटल Q अपॉन 4। देखते हैं, इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला है, हमारे पास ना दो चार्जेस है, मान लीजिए एक दोनों ही सेम चार्जेस है, तो कैपिटल Q और इन दो चार्जेस के बीच में कुछ डिस्टेंस है और इसके एग्जैक्टली मिडल में एक और चार्ज रखा है स्मॉल q। ठीक है, और हमें क्या बताना है, वी हैव टू शो दैट द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ q इज इक्वल टू -q/4। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब है मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी को कोई एक F1 फोर्स के साथ खींच रहा है राइट की तरफ और उसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। उसी समय इसी पर्टिकुलर बॉडी पर जिसका मास m है उसे F2 फोर्स के साथ कोई खींच रहा है लेफ्ट की तरफ और F2 का भी मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। तो अब हम जानते हैं कि भैया दोनों तरफ अगर मैग्नीट्यूड सेम है फोर्स का, तो ये जो पर्टिकुलर बॉडी है वो किस में रहेगी, रेस्ट में ही रहेगी। तो ये से कहते हैं इक्विलिब्रियम। जब नेट फोर्स जो होता है बॉडी पर, नेट फोर्स वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और यहाँ पर हमें क्या बोला है, यहाँ पर तो हमें बोला ही है कि शो दैट द होल सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q इज इक्वल टू -Q डिवाइडेड बाय 4। तो अब हम पहले तो मान के चलते हैं कि मेरी पूरी की पूरी सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में। जब पूरी सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाएगी तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑफ द चार्ज वुड बी 0। यहाँ पर एक चीज़ तो और यहाँ पे समझती है, कौन सी, ये जो +Q चार्ज है, अगर कैपिटल Q चार्ज उसे अपनी ओर खींच रहा होगा या इस तरीके का जो कैपिटल Q चार्ज है राइट में वो भी अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो ये Q चार्ज तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब बात करते हैं इन दो चार्जेस की। जो कैपिटल Q चार्ज है, इसमें से मान लीजिए किसी एक चार्ज को मैं कहता हूँ कि इक्विलिब्रियम में, तो इस पर लगने वाले जो फोर्सेस है बिकॉज ऑफ स्मॉल q एंड कैपिटल Q, अनदर कैपिटल Q, ये भी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं, देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, हम कह सकते हैं फॉर अ चार्ज to be in equilibrium, to be in the equilibrium, net force should be 0, नेट फोर्स शुड बी 0। तो अब यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर ये जो मेरा पहला चार्ज है ना Q, इसको मैं मान के चलता हूँ इक्विलिब्रियम में। अब ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ये जो पहला चार्ज और लास्ट का चार्ज है Q, इनके बीच का डिस्टेंस मान के लेते हैं R है, तो कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, R/2। ठीक है, यहाँ पर भी वो कितना आएगा, R/2। तो चलिए मान लेते हैं लेट फर्स्ट चार्ज Q
इज एट इक्विलिब्रियम, इज एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पर होगा नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अपॉन दैट पर्टिकुलर चार्ज क्यू वुड बी जीरो। तो देखिए सबसे पहले मैं करूँगा फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज कैपिटल क्यू बिकॉज ऑफ स्मॉल क्यू प्लस फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज कैपिटल क्यू बिकॉज ऑफ कैपिटल क्यू, इट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो चलिए फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज कैपिटल क्यू बिकॉज ऑफ स्मॉल क्यू, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा एज पर कूलम्स फोर्स, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस कितना है यहाँ पर r/2, तो r/2 का स्क्वायर लिख लेते हैं। सो दिस इज r/2 होल स्क्वायर। सिमिलरली प्लस कैपिटल क्यू, ये जो मेरा चार्ज है कैपिटल क्यू, इस पर इस पर्टिकुलर कैपिटल क्यू वाले चार्ज के कारण जो फोर्स आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, के कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय उनके बीच का डिस्टेंस है r, तो r का स्क्वायर एंड दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब अगर हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देख पा रहे हैं r/2 होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा r² डिवाइड बाय 4 और 4 ऊपर चले जाएगा, 4 टाइम्स के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन r² प्लस के कैपिटल क्यू मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल क्यू अपॉन r का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब मुझे क्या करना है, ये जो स्मॉल क्यू है इसे आइसोलेट करना है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 4k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन r² इज इक्वल टू, ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है इसे मैं राइट हैंड साइड में लेकर आऊँगा तो प्लस का हो जाएगा माइनस, तो लिख लेते इसको माइनस के कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन r का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लेंगे, तो क्या क्या कैंसिल होता है यहाँ पर, के कैंसिल हो गया, एक कैपिटल क्यू के साथ कैंसिल हो गया, r² के साथ कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, बचा है मेरे पास स्मॉल क्यू। और स्मॉल क्यू कितना आएगा, तो स्मॉल क्यू को यहीं पे रखते हैं, 4 उधर लेके जाएंगे तो स्मॉल क्यू वुड बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ कैपिटल क्यू अपॉन 4 एंड दिस शोज दैट इफ ये जो स्मॉल क्यू है, इफ दिस वैल्यू इज रिमेन्स टू बी माइनस कैपिटल क्यू अपॉन 4 देन ओनली द होल सिस्टम रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमने इमेजिन कर ही लिया था कि हर एक चार्ज कैसा है, इक्विलिब्रियम में है, ताकि उस पर लगने वाले सभी फोर्सेस क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, टू फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस प्लस 4e and plus e units are separated by distance a, where should the third point charge be placed for it to be in equilibrium। अब देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। मान के चलिए मेरे पास ये एक चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है +4 टाइम्स ऑफ e, और यहाँ से एक r डिस्टेंस पर मान लेते हैं एट r डिस्टेंस अनदर चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है प्लस टाइम्स ऑफ e। सॉरी, हमें r नहीं a बोला है। ठीक है, सो दिस इज। अब इन्होंने पूछा है कि मैं कहाँ पर, वेयर शुड द थर्ड पॉइंट चार्ज बी प्लेस्ड, एक थर्ड पॉइंट चार्ज लेता हूँ, मान के चलिए मैं क्यू लेता हूँ, तो उसको कहाँ पे रखूँ इस पर्टिकुलर स्पेस में, ताकि वो पर्टिकुलर चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो अगर मान लीजिए जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक रेड कलर से चार्ज बताता हूँ, मान लीजिए ये है पर्टिकुलर चार्ज वो क्यू। अब उसको ऐसी जगह पे रखा है कि इस पॉजिटिव ई के कारण आने वाला जो भी फोर्स होगा, चाहे वो हो सकता है अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, इसके कारण जितना फोर्स आ रहा है उतना ही फोर्स 4e के कारण आएगा। तो क्या हो जाएगा, दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे और क्यू चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो मैं क्या ले रहा हूँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्यू चार्ज लेता हूँ, तो क्यू चार्ज का मान लीजिए 4e चार्ज से डिस्टेंस है x, कितना है x, तो प्लस ई चार्ज से कितना हुआ a-x, है कि नहीं, यही से दिख रहा है हमें, a-x डिस्टेंस हुआ। तो चलो कंसिडर कर लेते हैं, लेट चार्ज q इज एट इक्विलिब्रियम। कहाँ है वो, इक्विलिब्रियम में है। अगर वो चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो फोर्स बिकॉज ऑफ +4e चार्ज एंड फोर्स बिकॉज ऑफ +e चार्ज दे शुड बी इक्वल इन नेचर, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इसके मैग्नीट्यूड को लिख लेते हैं। तो +4e चार्ज के कारण क्या हो जाएगा, k 4e चार्ज मल्टीप्लाइड बाय q डिवाइडेड बाय, अब देखिए ये +4e चार्ज q से कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, x का स्क्वायर, एंड दिस शुड बी इक्वल टू
के ई दैट इज प्लस ई चार्ज मल्टीप्लाइड बाय क्यू डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर देखिए ये जो प्लस ई चार्ज है वो क्यू से कितनी दूरी पर है, a माइनस एक्स दूरी पर है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है क्या। हाँ बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, के कैंसिल हो रहा है, क्यू के साथ कैंसिल हो रहा है, ई के साथ कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचा है मेरे पास बचा है 4/x² इज इक्वल टू 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/x और ये हो जाएगा 1/a माइनस एक्स। चलो इसको फर्दर सॉल्व करो, क्या आ जाएगा 2 इंटू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इधर हो जाएगा x। ठीक है, तो चलिए ये हो गया ट्वाइस ऑफ ए माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, सो ट्वाइस ऑफ ए वुड बी इक्वल टू x प्लस 2x एंड हियर दिस वुड बी थ्राइस ऑफ x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए, देन x कितना हो जाएगा 2 ऑफ a डिवाइडेड बाय 3, अगर इतने डिस्टेंस पर मैं रख रहा हूँ 2 ऑफ a डिवाइडेड बाय 3, तो ये x की वैल्यू है 2 ऑफ a डिवाइडेड बाय 3, इतने डिस्टेंस पर अगर मैं ये चार्ज रखूँ q चार्ज फ्रॉम 4e चार्ज, सो आई विल बी गेटिंग कितना मिलेगा मुझे मतलब यहाँ पर ये जो स्मॉल q चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में मुझे मिलेगा, सो आई विल बी गेटिंग दिस चार्ज एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला है, 3 charges of 2 microcoulomb, 3 microcoulomb and 4 microcoulomb are placed at point A, B, C respectively as shown in figure. Determine the force on A due to other charges. अब यहाँ पर ना एक ट्रायंगल बना के दिया है हमें, ठीक है, इसके वर्टाइसेस को उन्होंने A, B और C नाम दिए हैं और हर वर्टाइसेस पर एक चार्ज रखा है। तो A पर कितना चार्ज रखा है 2 माइक्रोकूलम, B पर 3 माइक्रोकूलम एंड C पर 4 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है। अब क्या बोला है हमें बताना है कि ये जो ए पॉइंट है इस पर टोटल चार्ज कितना आ रहा है। तो ये जो ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट दो अलग अलग चार्जेस की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। पहला तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बी चार्ज के कारण, और ये बी चार्ज के कारण जो ए पर फोर्स आएगा वो रिपल्सिव होगा। क्यों रिपल्सिव होगा, क्योंकि बोथ चार्ज ए एंड चार्ज बी आर पॉजिटिव इन नेचर। सिमिलरली सी जो पर्टिकुलर पॉइंट है वहाँ से ए पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है वो भी रिपल्सिव होगा। क्यों रिपल्सिव, क्योंकि बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव इन नेचर। अगर हमें ये दो चार्जेस के कारण जो फोर्स आ रहा है उनका मैग्नीट्यूड पता चल गया, तो इन दो फोर्सेस के कारण ए पॉइंट पर जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा होगा इसका मैग्नीट्यूड हम पता कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट ए बिकॉज ऑफ चार्ज एट बी एंड दैट वुड बी गिवन एज के, चार्ज एट ए मल्टीप्लाइड बाय चार्ज एट बी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस वुड बी इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय क्यू ए की वैल्यू कितनी होती है, या फिर एक काम कर लेते हैं के की भी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे। फिलहाल हम मान के चलते हैं कि हमारा ये जो पूरा सेटअप है वैक्यूम में है, तो के की वैल्यू कितनी होती है वैक्यूम में 9 इंटू 10⁻9। तो चलो यहाँ पर रख लेता हूँ मैं 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू ए कितना दिया है ये देखिए, दिस इज क्यू ए 2 माइक्रोकूलम, क्यू बी कितना दिया है 3 माइक्रोकूलम। तो हम क्या करेंगे 2 माइक्रोकूलम को लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम मल्टीप्लाइड बाय क्यू बी कितना दिया है 3 माइक्रोकूलम विच इज 3 इंटू 10⁻6 कूलम डिवाइडेड बाय ए बी कितना दिया है, ए बी इज 4 सेंटीमीटर बट दैट कैन बी रिटर्न एज 4 इंटू 10⁻2 मीटर। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 10⁻2 मीटर। सिमिलरली दिस वुड बी ऑल्सो 3 इंटू 10⁻2 मीटर। ठीक है, तो चलो सो ए बी स्क्वेयर इज 4 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वेयर। अगर इसे सॉल्व करें तो क्या हो जाता है 9 इंटू 2 इंटू 3, और इतने जो 10 टू द पावर है इसको मैं साथ में लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 9 और 10 टू द पावर -6 इज 10 टू द पावर 3। पहले तो इसको कर लिया 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर ऊपर है -6, नीचे क्या लिख रहा हूँ मैं, आई विल बी राइटिंग हियर 4 का स्क्वायर इज 16 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, चलिए
अब जो सॉल्व होता है या जो कट होता है उसको कट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। ये 10⁻⁻4 है, ऊपर आ जाएंगे तो 10⁻+4 होगा। और अगर ये 10⁻+4 होता है तो +4 + 3 इज +7। सो आई विल बी राइटिंग हियर 9 × 3 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10⁻+3 इंटू 10⁻+4 इंटू 10⁻⁻6। अब यहाँ पर मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेता हूँ। 4 + 3 इज 7। सो हम यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्टली 10⁻+7, 10⁻+7 इंटू 10⁻⁻6। तो 10⁻+7 10⁻⁻6 कितना हो जाएगा, 10⁻+1। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 9 3 ज़ा 27 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10⁻+1। और इसको सॉल्व कर कर मुझे आंसर मिल सकता है। देखिए 27 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ तो क्या आ जाएगा, 8 3 ज़ा 24, ये आ गया 3.0, अगेन 3, सो 24, अगेन 6 और 7 ज़ा 56, तो ये 4। फिर से अगर 0 आता है 8 5 ज़ा 40, सो 3.375, 3.375 इंटू 10⁻1। सो अल्टीमेटली ये हो गया 33.75 न्यूटन। बात समझ में आ रही है क्या? सो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज ए ऑन अकाउंट ऑफ चार्ज बी इज गिवन एज 33.75 न्यूटन। ठीक है, बाकी का ये मैं मिटा दे रहा हूँ। चल, अब नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, चार्ज सी के कारण चार्ज ए पर कितना फोर्स आता है वो देखना है। अब इस केस में ना आप देखो, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज ए बिकॉज ऑफ सी अगर मैं लिखता हूँ, सो के क्यू ए क्यू सी अपॉन, यहाँ पर ना ए सी का स्क्वायर लेना है। लेकिन यहाँ पर ए सी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्ज तो है, साथ में ये हाइपोटेनियस है जिसकी वैल्यू हमें नहीं दी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए सी की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, वो हम पाइथागोरस से फाइंड करेंगे। तो यहीं पे फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको रेड कलर से लिखता हूँ। सो बाय पाइथागोरस बोल सकते हैं, बाय पाइथागोरस क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस ए सी स्क्वायर इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देयरफॉर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज ए बी इज 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस बी सी इज 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर इज 16, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 9, so this is 25 centimeter. AC square is 25 centimeter. Therefore, AC is how much? 5 centimeter, and 5 centimeter is 5 into 10 to the power minus 2 मीटर। ठीक है, तो AC की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब अगर हमें AC की वैल्यू पता है तो इजीली हम फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर चार्ज बिकॉज ऑफ C कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। सो सेकंड स्टेप है हमारे पास, force acting on charge A because of C is equal to K charge at point A multiplied by charge at point C divided by AC का स्क्वायर। सो K की वैल्यू मुझे पता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू QA कितना दिया है, देखिए यहाँ पर QA इज 2 माइक्रोकुलम है ना, विच इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 एंड C इज 4 माइक्रोकुलम। चलिए लिखते हैं। सो दिस इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ठीक है, अब डिवाइड होगा, कितना होगा, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो 9 इंटू 2 इंटू 4, सो इट कम्स अराउंड 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 टू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो चलिए 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 ऐसे कर लेते हैं। 4 2 ज़ा 8 और 8 इंटू 9 इज 72। तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ 72 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर है 10 टू द पावर प्लस 9 10 टू द पावर माइनस 12, तो ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3। सो 72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या दिया है 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। 10 टू द पावर माइनस 4 ऊपर गया तो 10 टू द पावर प्लस 4 हो जाएगा। सो दैट विल बी 72 इंटू 10 टू द पावर प्लस 1। क्यों प्लस 1? क्योंकि माइनस 4 जैसे ऊपर जाएगा प्लस 4 हो गया, माइनस 3 प्लस 4 इज
+1 divided by 25, so it would be 720 divided by 25। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा आंसर? फोर्स एक्टिंग ऑन ए बिकॉज ऑफ सी इज इक्वल टू 28.8 न्यूटन। आप उसको अलग से सॉल्व कीजिए, ठीक है, यहाँ पर वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए, अब हमारे पास ना दो फोर्स मिल चुके हैं, एफ ए सी भी हमारे पास है और एफ ए बी भी हमारे पास है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसी डायग्राम के सहारे से अब रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। तो देखिए, मान के चलिए ये मेरा ए पॉइंट था, ए पॉइंट पर एफ ए बी एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल लगा है और एफ ए सी जो है वो सर्टन एंगल पर लगा है, एट सर्टन एंगल, एफ ए सी। अब हम जानते हैं दोनों ही वेक्टर है तो उनके बीच का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो एफ ए बी और एफ ए सी के बीच लगेगा, है कि नहीं। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है, इस रिजल्टेंट फोर्स को हमें फाइंड करना है, लेकिन फाइंड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस पता होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? जब हमने वेक्टर पढ़ा था, याद कीजिए 11th स्टैंडर्ड में। तो मान लीजिए दिस इज वेक्टर पी एंड लेट से दिस इज वेक्टर क्यू, दोनों अगर एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हुए हैं तो वेक्टर पी और वेक्टर क्यू को हम क्या मान लेते हैं? टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और उस पैरेललोग्राम के केस में जो डायगोनल होता है वही आपका रिजल्टेंट होता है, विच इज एक्चुअली द समेशन ऑफ वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू, ठीक है। और इसे सॉल्व करने का जो तरीका था, विच इज नथिंग बट आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ऑफ पी क्यू कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्या होता था? एंगल बिटवीन दिस वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू। तो पी और क्यू के बीच का ये जो एंगल है यही मेरा क्या है? थीटा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो थीटा है अगर मुझे मिल जाता है तो मैं रिजल्टेंट फोर्स एफ ऑफ आर निकाल सकता हूँ अंडर रूट ऑफ एफ ए बी का स्क्वायर प्लस एफ ए सी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एफ ए सी इंटू एफ ए बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो चलिए पहले तो थीटा पता करते हैं। अब थीटा कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पर इस डायग्राम में ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस डायग्राम में ये जो एंगल थीटा है बिटवीन बी ए सी, इसका जो अपोजिट एंगल है वही एंगल क्या होना चाहिए? थीटा होना चाहिए। मतलब अगर इस थीटा को मैंने कैलकुलेट कर लिया तो मुझे थीटा बिटवीन एफ ए बी एंड एफ ए सी मिल जाएगा। अब थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन यूज़ करते हैं। कौन सा रिलेशन यूज़ करते हैं? देखिए, हमें पता है टैन थीटा जो होता है, टैन थीटा क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। यहाँ पे अपोजिट साइड कितनी है? 3, एडजेसेंट साइड कितनी है? 4। तो इसी रिलेशन को हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टू कैलकुलेट थीटा, tan theta is equal to 3/4. So theta is equal to tan inverse of 0.75, क्योंकि 3/4 क्या होता है? 0.75। और ये थीटा अगर आप लॉग टेबल से सॉल्व करो, ठीक है, जब अगर हम लॉग टेबल से सॉल्व करेंगे तो ये जो पर्टिकुलर थीटा है वो हमें कितना मिलता है? इट इज़ 36.87 डिग्री, इतना मिलता है, ठीक है। सो अब इस थीटा की वैल्यू हम यहाँ इस फॉर्मूले में रखेंगे। सो अंडर रूट ऑफ, ठीक है, 33.75 स्क्वायर प्लस एफ ए सी कितना दिया था? 28.8 न्यूटन। एफ ए बी कितना है? 33.75 न्यूटन। सो मैं लिख रहा हूँ 28.8 उसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 33.75 मल्टीप्लाइड बाय 28.8 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 36.87 डिग्री। फिर आप इसको अगर लॉग टेबल की हेल्प से सॉल्व करते हो तो आपको आंसर कुछ इस तरीके से मिलेगा। 33.75 जो है यहाँ पर, इसका स्क्वायर कितना आता है? इसका स्क्वायर आता है 1139 प्लस 28.8 का जो स्क्वायर है वो कितना आता है? आप अपने एंड पर कैलकुलेट कीजिए प्लीज़। मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इट इज़ 829, दिस इज 829.44 प्लस, देखिए इसे अगर हम सॉल्व करें 2 इंटू 33.75 मल्टीप्लाई बाय 28.8 तो इसका आंसर क्या आता है? ये आता है 1923.75 मल्टीप्लाइड बाय cos of 36.87 degree, it is nearly equal to 0.8, so it is 0.8, ठीक है। चलिए, अगर अब इसको हम सॉल्व करेंगे सो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा
अंडर रूट ऑफ, ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद मैं डायरेक्टली आंसर ही लिख लेता हूँ क्योंकि हमारे पास जगह कम है। सो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग इज डायरेक्टली इक्वल टू 59.22 न्यूटन। कितना आएगा? 59.22 न्यूटन। और अगर इस रिजल्टेंट फोर्स एफ ऑफ आर की हमें डायरेक्शन पता करनी है फ्रॉम वन ऑफ द फोर्स, मान लीजिए एफ ए बी सी, मुझे इसकी डायरेक्शन पता करनी है तो इसे भी हम पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे? तो आपको अगर याद हो, मान लीजिए ये पर्टिकुलर वेक्टर है, वेक्टर पी, एंड लेट्स से दिस इज वेक्टर है, वेक्टर क्यू, इनके बीच में थीटा है, इनके बीच का एंगल है थीटा। और अगर मुझे एक रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है आर, तो इस पर्टिकुलर वेक्टर ने किसी भी एक वेक्टर के साथ जो एंगल किया होता है, मान लीजिए मैं इसको अल्फा अल्फा लिखता हूँ, तो हमें पता है tan ऑफ अल्फा क्या होता है? tan ऑफ अल्फा इज q इंटू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू कॉस ऑफ थीटा। उसी तरीके से अगर मेरे पास, देखिए मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ, ये मेरा ए पॉइंट था, यहाँ पर दिस वॉज एफ ए सी एंड दिस वॉज योर एफ ए बी, और मुझे एफ आर निकालना है, डायरेक्शन फॉर एफ ऑफ आर। तो वो कैसे निकलेगा? ये जो पूरा एंगल है ए सी और ए बी के बीच में, वो तो थीटा है, और इसे मैं डेल्टा मान के चलता हूँ, या फिर आप अपनी भाषा में अल्फा लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर बड़ा सिंपल है, टैन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, अब अल्फा किसके साथ लिया है? एफ ए बी के साथ लिया है, तो ये एफ ए बी हम नहीं लेंगे ऊपर न्यूमरेटर में, हम किसे लेंगे? एफ ए सी। सो इट वुड बी एफ ए सी इंटू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय एफ ए बी इन प्लस कॉस प्लस एफ ए सी इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो देखिए अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा वुड बी टैन इनवर्स ऑफ, अच्छा एफ ए सी कितना है? इट इज़ 28.8 न्यूटन, 28.8 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा कितना था? याद रखिए यहाँ पर हमने थीटा निकाला, ये देखिए, है ना, थीटा कितना है? 36.87। तो चलिए लिख लेते हैं इसको, साइन ऑफ 36.87 डिवाइडेड बाय 30, ये एफ ए बी कितना है? 33.75। सो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 33.75 प्लस अगेन 28.8 इंटू कॉस ऑफ 36.87। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा की वैल्यू मिलेगी 16.91 डिग्री। कितनी मिलेगी? 16.91 डिग्री, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। आप चाहो तो आपके टेक्स्ट बुक से भी इसको मैच कर सकते हो। ये जो है ना, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल है इन योर 11th का टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करके देख लीजिएगा एक बार, और आपको कई तरीके से फोर्सेस कैसे कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसका आइडिया अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर।